गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है, हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कि सेकेंडरी एक्टिविटीज़ बेसिकली होती क्या है। यानी कि हमने बात करी थी कि जो भी रॉ मटेरियल से हम वैल्यूएबल यानी कि काफ़ी कीमती वस्तुएं बनाकर मार्केट में सेल कर देते हैं, दैट इज़ सेकेंडरी एक्टिविटीज़। इसके अंदर हमने बात करी थी कि इसके अंदर मोस्टली हम शामिल करते हैं मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग और कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बेसिकली हम चीज़ों को बहुत बड़ी मात्रा के अंदर पैदा करते हैं, उसी को हम मैन्युफैक्चर बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप बिस्किट खाते हो तो बिस्किट को हम क्या करते हैं, एक ही टाइप के बिस्किट, जैसे पार्ले जी आपने नाम सुना होगा, तो जो पार्ले का जो बिस्किट आता है उसको हम क्या करते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में बनाते हैं और मार्केट के अंदर सेल करते हैं, उसी को मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे मैंने ये जो है ना छोटा सा बॉक्स छोड़ दिया था जिसके अंदर ये समझा रखा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विनिर्माण। अब ये विनिर्माण बेसिकली हम बोलते हैं चीज़ों को निर्माण करने से संबंधित है। तो लेकिन एक इंडस्ट्री होती है और एक होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो इनके अंदर डिफरेंस क्या है? तो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग बोला जाता है जो चीज़ मेक बाय हैंड्स, जो हाथों के द्वारा बनाई जाती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बोलते थे। लेकिन प्रेजेंट में क्या है, जो चीज़ें मेड बाय दी मशीन से, मशीनों के द्वारा जो चीज़ें बनाई जाती हैं उसको भी हम मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ही शामिल करते हैं। ये बस इतना सा आपको समझना है। ठीक है, यानी कि जो चीज़ मशीनों के द्वारा बनाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। ठीक है, अब इसके लिए जो है ना क्या, अब देखो इसके लिए यहाँ पे कुछ बता रखा है कि इट इज़ द इनिशियली ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल। हम मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या करते हैं कि जो हमारा रॉ मटेरियल होता है उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं और उससे वैल्यूएबल क्या बनाते हैं, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, इनटू फिनिश्ड गुड फॉर दी हायर वैल्यू, उसको जो है ना फिनिश करते हैं गुड हायर वैल्यू के साथ, यानी कि उसको हाई वैल्यू देते हैं फॉर सेल एंड लोकल एंड डिस्टेंट मार्केट, और उसको ना लोकल मार्केट में हम सेल कर देते हैं। जैसे मैंने आपको दो एग्जांपल दिए थे, एक कॉटन का था, एक आयरन ओर का था। कॉटन जो होता है, कॉटन कपास होता है, कपास को हम क्या करते हैं, कपास को पैदा करते हैं, अपने आप में प्राइमरी एक्टिविटीज़ हो गई। ठीक है, एग्रीकल्चर के अंदर शामिल होता है। अब कॉटन से हम क्या बनाएंगे, यान बनाएंगे, यानी कि धागे वगैरह बनाते हैं। ठीक है, अब धागे बनाकर उससे उसको हम थोड़ा सा और वैल्यू ऐड कर देते हैं, उससे क्या बनाते हैं, कपड़े बना लेते हैं। ठीक है, क्लॉथ्स बना लेते हैं। तो कपड़ों को हम क्या करते हैं, मार्केट के अंदर सेल कर देंगे, हम जो है ना इससे ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटीज़ करी, उससे हमने धागे बनाए, धागों से हमने कपड़े बना लिए, दैट इज़ ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे इसी को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बोलते हैं, यानी कि रॉ मटेरियल से हम वैल्यूएबल चीज़ बनाकर मार्केट में सेल कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमें अगर इंडस्ट्री चलानी होती है तो उसके लिए मैनेजमेंट की भी नीड होती है। ठीक है, हम मेंटेन बुक अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड अंडर द मैनेजमेंट सिस्टम। अब देखो, अपने आप में किसी भी फैक्ट्री के लिए चलाने के लिए जो है ना, हमें अपने आप में पूरा रिकॉर्ड रखना होता है कि ये यहाँ पे एक फैक्ट्री है, इसके अंदर कितना सामान रॉ मटेरियल आया और कितना यहाँ से निकला, हमें कितनी अर्निंग हुई। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड होता है, उसको मैनेजमेंट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वहीं पर हम बात करें फैक्ट्रीज़। अब देखो दोस्तों, फैक्ट्रीज़ अपने आप में किसी भी चीज़ की हो सकती है, लेकिन जो इंडस्ट्री है ना, इंडस्ट्री रेफर करती है यानी कि किसी भी धंधे को, धंधा किसी भी चीज़ का हो सकता है। जैसे इंडस्ट्री बेसिकली हम हिंदी में इसको बोलते हैं उद्योग। तो उद्योग किसी भी चीज़ का हो सकता है टूरिज्म इंडस्ट्री हो गई, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो गई, मेडिसिन। ठीक है, और जैसे किसी भी चीज़ की जो है ना इंडस्ट्री होती है, वहाँ पे हमारा पर्पज़ रहता है पैसा कमाना। लेकिन जो फैक्ट्रीज़ होती हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं, वहाँ पे हम चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ह्यूज क्वांटिटी के ऊपर हम चीज़ों को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। बट इंडस्ट्री किसी भी चीज़ की हो सकती है। जैसे मैं बात करूँ टूरिज्म इंडस्ट्री लोगों को घुमाना, खाना। अब वहाँ पे हम चीज़ों को प्रोड्यूस तो नहीं कर रहे, चीज़ों को बना तो नहीं रहे, लेकिन अपने आप में वो क्या है, एक इंडस्ट्री है। वहीं पे इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जैसे फिल्म बनाते हैं, फिल्मों को प्रोड्यूस करते हैं हम। ठीक है, और वहाँ पे सिनेमा वगैरह को शामिल कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, जहाँ पे इंडस्ट्री अपने आप में, इंडस्ट्री उस चीज़ को रेफ़र करती है कि किसी भी चीज़ से अर्निंग कर सकते हैं अपन, अपने आप में एक धंधा जो काफ़ी लोगों को क्या एम्प्लॉयमेंट देता है। वहीं पे हम मैन्युफैक्चरिंग से समझ ये पा रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम ह्यूज क्वांटिटी के ऊपर चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो बस इतनी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं अपन
हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कि मशीनाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की नीड पड़ती है, अनइवन जोग्राफिकल जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है फैक्ट्रीज़ के अंदर। हमने बात करी थी कि ऑल ओवर अर्थ सरफेस के ऊपर 10% के ऊपर ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पाई जाती हैं। वहीं पर हम अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर 2.5 यानी कि 2.5 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर जो कॉर्न बेल्ट है, मक्का पेटी जो अमेरिका की, वहाँ पे 50 से लेकर 100 लोगों को रोज़गार मिलता है। लेकिन वहीं पे हम यदि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएं तो उससे ज़्यादा जो लोगों को रोज़गार मिल सकता है। वहीं पे हम बात करें कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स होते हैं, सम ऑफ द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्रीज लोकेशंस आर अंडर दी। अब देखो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इंडस्ट्रीज़ को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, काफ़ी उसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब मोस्ट ऑफ जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनका जो है ना, यानी कि उनका पर्पज़ क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। ठीक है, उद्योगों अपनी लागत घटाकर लाभ को बढ़ाते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे आपने इंडस्ट्री सेटअप करी, अब आप क्या चाहोगे कि आपको जो ना जो लेबर होती है वो भी सस्ते दाम पे मिल जाए, ट्रांसपोर्टेशन भी सस्ते दाम पे मिल जाए, ठीक है, पावर भी सस्ते दाम पे मिल जाए, और मार्केट में सेल जो होती है वो भी लो ऑफ कॉस्ट के ऊपर हो जाए, और आपको जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो जो जितनी भी कंपनी होती हैं वो क्या चाहती हैं कि जो मैक्सिमाइज प्रॉफिट चाहती हैं और रिड्यूसिंग कॉस्ट करती हैं, वो यानी कि कॉस्ट को घटाना चाहती हैं और प्रॉफिट को बढ़ाना चाहती हैं। हर जो कि जितनी भी इंडस्ट्री होती है उनका यही पर्पज़ होता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इंडस्ट्रीज़ को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके बारे में हम जानने वाले हैं। जैसे पहले मैं एक बार आपको एक साथ पूरे जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनके बारे में चर्चा कर लेंगे, उसके बाद में एक एक को हम डिकोड करेंगे। तो जैसे कोई भी इंडस्ट्री जैसे आपने यहाँ पे सेटअप करी, अब इसके लिए आप क्या चाहोगे कि यहाँ पे आपने जैसे सपोज दैट आपने मिल्क की कोई फैक्ट्री लगाई। ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक बार वापस देख लेते हैं। जैसे मिल्क की फैक्ट्री लगाई आपने, तो आप क्या चाहते हो कि आपको इजीली जो है ना मिल्क मिल जाए। फिर उसको सेल करने के लिए आपके नियर बाई क्या होना चाहिए, मार्केट होना चाहिए। ठीक है, मार्केट तक पहुँचने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए। ठीक है, ट्रांसपोर्ट चाहिए। फैक्ट्री को चलाने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की नीड पड़ेगी, यानी कि पावर की नीड पड़ेगी। ठीक है, और फैक्ट्री के अंदर काम करने के लिए आपको लेबर की नीड पड़ेगी, तो लेबर की भी नीड होती है। ठीक है, ये सारे जितने भी फैक्टर, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की आप जो है आपकी जो फैक्ट्री है वो पोल्यूशन करती है नहीं करती है, यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, आप जो दूध ले रहे हो, कच्चा दूध ले रहे हो, आपके लिए ज़रूरी है कि रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, वो भी लो कॉस्ट के ऊपर आपको अवेलेबल होना चाहिए। तो ये सारे जितने फैक्टर्स होते हैं ये किसी इंडस्ट्री को क्या करते हैं, इफ़ेक्ट डालते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स हो गए, मार्केट की अवेलेबिलिटी, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, पावर, रॉ मटेरियल, लेबर, गवर्नमेंट पॉलिसी, ये क्या हैं, किसी भी इंडस्ट्री को इन्फ्लुएंस करने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनमें से हम एक एक को अब डिकोड करने वाले हैं। तो किसी भी इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने वाला होता है एक्सेस टू मार्केट। जैसे आपने कोई भी इंडस्ट्री तो लगा ली, लेकिन आपके पास जो आपने जो प्रोडक्ट बनाया है उसको बेचने के लिए यदि आपके पास कोई मार्केट नहीं है तो आपका जो जितना भी प्रोडक्शन है वो सारा सारा ख़राब हो जाएगा और आपकी इंडस्ट्री है वो फेल हो जाएगी। तो आपको ये क्या ज़रूरत है, आपको नियर बाई एक मार्केट की बहुत ही नीड पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, यानी कि एक्सेस टू मार्केट, यानी कि मार्केट तक जो हमारी पहुँच है वो होनी चाहिए। दी एग्जिस्टेंस ऑफ मार्केट फॉर द मैन्युफैक्चर्ड गुड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द लोकेशन इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये किसी भी मैन्युफैक्चरिंग जो हमारे गुड्स होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे मिल्क की फैक्ट्री लगा ली, अब यहाँ पे हमारे पास मिल्क भी आ गया और मिल्क को हमने प्रोसेस करके पन्नियों के अंदर पैक भी कर लिया, लेकिन हमारे पास जब मार्केट रहेगा नहीं तो हम दूध बेचेंगे कहाँ। तो ये इम्पोर्टेंट है कि किसी भी फैक्ट्री के लिए मार्केट का होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, उसको कहाँ हम सेल करें, कहाँ हम उसको बेच के आएँ, उसके लिए हमें क्या चाहिए, मार्केट चाहिए। तो सबसे पहले एक्सेस टू मार्केट, यानी कि मार्केट तक पहुँच हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। सो मार्केट मीन्स पीपल हु हैव ए डिमांड फॉर दिस गुड एंड आल्सो हैव दी परचेजिंग पावर। अब देखो आपके पास सपोज डेट आपने एक फैक्ट्री लगाई और नियर बाई चारों तरफ जो है वो आपके गांव बसे हुए हैं। ठीक है, तो अब जो चारों तरफ गांव बसे हुए हैं उनकी परचेजिंग पावर नहीं है, वो दूध को खरीदेंगे ही नहीं, यानी कि उनकी जो खरीदने की क्षमता होती है वो कम है, यानी कि उनको इतनी नीड भी नहीं है। तो आपका जो गुड्स होते हैं, जो आपने प्रोडक्ट बनाया है, उसकी जो डिमांड है
उसके अकॉर्डिंग ही आप चीज़ों को सप्लाई करोगे। अब चारों तरफ जो गांव है वहाँ पे डिमांड है ही नहीं, तो आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो कोई भी मार्केट जो है था, मार्केट का मीन्स बेसिक क्या है कि बाजार से तात्पर्य उस क्षेत्र से तैयार जो हमने वस्तुएं करी हैं उनकी मांग तथा वहाँ पे जो निवासी रहते हैं, ठीक है, वो निवासी क्या करेंगे, उनकी जो परचेजिंग पावर होती है, खरीदने की क्षमता होती है, वो क्या होनी चाहिए, वो निवासियों में खरीदने की क्षमता होनी चाहिए। तो तभी जो है ना आपका क्या होगा, मार्केट जो जितना प्रोडक्ट होता है वो सेल हो पाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है उसके लिए मार्केट की एक्सेसिबिलिटी या फिर एक्सेस होना ज़रूरी है। सो बेचने के लिए able to purchase from the seller a palace, remote areas inhabited by the few peoples offer a market। अब जो जितने भी दूरस्थ क्षेत्र होते हैं ना, जैसे रिमोट एरियाज जहाँ पे लोग कम रहते हैं, इनहेबिटेड बाय फ्यू पीपल, तो वहाँ पे मार्केट कम पाए जाते हैं। अब देखो डेजर्ट जो होता है, जैसे कोई मरुस्थल है, वहाँ पे मार्केट है ही नहीं, तो ना तो वहाँ पे फैक्ट्री होंगी और ना लोग वहाँ पे हैं, तो वहाँ पे क्या है, लोग नहीं है तो फैक्ट्री भी नहीं है। तो इसीलिए जहाँ पे ज़्यादा लोग होंगे वहाँ पे फैक्ट्रीज ज़्यादा देखने को मिलती हैं, और जहाँ पे लोग कम बसे हुए हैं वहाँ पे फैक्ट्रीज कम देखने को मिलती हैं। तो फर्स्ट फैक्टर दैट इज़ एक्सेस टू मार्केट। द डेवलपमेंट रीजन्स ऑफ यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, जापान and Australia provide large global market as the purchasing power of the peoples are very high। देखो हम यूरोप की बात करें, नॉर्थ अमेरिका की बात करें, जापान की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो वो अपने आप में प्रोवाइड करवाता है एक ग्लोबल मार्केट। वहाँ पे क्या है, लोगों की परचेजिंग जो पावर है वो बहुत ही हाई है, लोग हर चीज़ को खरीदने में समर्थ हैं, उनके पास काफ़ी रिसोर्सेज हैं, वो काफ़ी धनी हैं, काफ़ी पैसे वाले हैं। तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी परचेजिंग पावर कैसी है, हाई है, तो उनके नियर बाई मार्केट भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। यदि हम बात करें द वेस्टर्न्स मार्केट आर डेवलप्ड मोर देन एशियंस मार्केट, तो इसका रीज़न क्या है, यही रीज़न है कि जो एशिया की मार्केट है ना, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो मार्केट तो यहाँ पे भी है, लेकिन वहाँ की परचेजिंग पावर जो है ना, वेस्टर्न जितनी भी कंट्रीज़ हैं वह उनकी जो परचेजिंग पावर है, खरीदने की क्षमता जो है वो एशियन मार्केट से कहीं ज़्यादा है। तो ये आपको ध्यान करना है। द डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया ऑल्सो प्रोवाइड लार्ज मार्केट। अब जितने भी एशिया, देखो साउथ और साउथ एशिया जितने भी जो देश हैं और जितने भी मार्केट, वो भी क्या करवाते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं लार्ज मार्केट। जैसे हम बात करें चाइनीज़ जो है ना, चाइना का एरिया हो गया, हांगकॉन्ग हो गया, बैंकॉक हो गया, या फिर इंडियन जो मुंबई चेन्नई जितने भी हैं, तो यहाँ पे क्या है, एक ह्यूज एक लार्ज मार्केट है जिससे चीज़ों को हम प्रोडक्ट करते हैं और वहाँ पे सेल कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे किसी भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इंडस्ट्री के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि उसके नियर बाई क्या होना चाहिए, एक मार्केट, एक बाज़ार होना चाहिए जहाँ से चीज़ों को खरीदा जा सके और बेचा जा सके। ठीक है। सम इंडस्ट्रीज सच एज एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग हैव ए ग्लोबल मार्केट। अब देखो कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिनको मार्केट की नीड ही नहीं होती, उनके लिए पूरी दुनिया ही अपने आप में एक मार्केट होती है। जैसे मैं बात करूँ एयरक्राफ्ट, अब एयरक्राफ्ट के लिए अपने आप में क्या होता है, पूरी दुनिया ही अपने आप में मार्केट है। उसकी इंडस्ट्री कहीं भी सेटअप कर लो, कोई देश को अगर एयरक्राफ्ट की नीड है तो वो कहीं से भी परचेज कर सकता है। तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं जिनके लिए किसी भी मार्केट की नीड नहीं होती। जैसे हम बात करें एयरक्राफ्ट की, ठीक है। अब जैसे इंडिया को 5 एयरक्राफ्ट की नीड है, तो चाहे वो रसिया के अंदर बन रहे हो, चाहे फ्रांस के अंदर बन रहे हो, चाहे यूएसए के अंदर बन रहे हो, इंडिया जहाँ से मंगवाना चाहेगा वो मंगवा सकता है। तो जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं वो उनके लिए अपने आप में ग्लोबल मार्केट होता है। दी आर्म्स इंडस्ट्री आल्सो है ग्लोबल मार्केट। अब जितने भी हथियारों की जो इंडस्ट्री है उनके लिए भी अपने आप में पूरी दुनिया ही मार्केट होती है। जैसे रसिया के अंदर पूरे हथियार बनते हैं, तो पाकिस्तान को ज़रूरत होगी तो वो रसिया से मंगा लेगा। तो उनके लिए जो है ना, किसी लोकल रीजन के अंदर मार्केट होना ज़रूरी नहीं है, उनके लिए पूरी दुनिया ही अपने आप में मार्केट होती है। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे हमने यहाँ पे 2 एयरक्राफ्ट और आर्म्स इंडस्ट्री, उनके लिए पूरी दुनिया ही अपने आप में मार्केट है। जैसे आपने दूध की फैक्ट्री लगाई तो उसके लिए नियर बाई मार्केट होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नहीं तो वो आपका जो प्रोडक्ट है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो ना जल्दी ख़राब होने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे दूध से बने हुए आइटम हो गए, या फिर जैसे आपने कोई नमकीनू, जैसे आपने देखा होगा कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो तुरंत ख़राब हो जाते हैं, तो वो नियर बाई उनके लिए नियर बाई मार्केट होना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं बात करूँ वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, तो उनके लिए क्या है, जैसे सब्जियां तोड़ी और मार्केट में सेल कर दी, यदि उनको लंबे टाइम के लिए रखा जाएगा तो वो ख़राब हो जाएंगी।
तो उनके लिए नियर बाई मार्केट होना ज़रूरी है। लेकिन कुछ इंडस्ट्री ऐसी हैं जिनके लिए पूरी दुनिया ही अपने आप में ग्लोबल मार्केट है, लाइक एयरक्राफ्ट एंड आर्म इंडस्ट्री। ठीक है। सेकेंड फैक्टर इज एक्सेस टू रॉ मटेरियल। अब देखो, जब तक हमारी इंडस्ट्री के अंदर कच्चा माल नहीं आएगा तो हम बनाकर बेचेंगे क्या। तो ये क्या है, कच्चे माल तक हमारी पहुंच काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, कि हम कच्चा माल कहाँ से लें, और उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की भी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि गुड फैसिलिटीज़ फॉर द ट्रांसपोर्ट। तो रॉ मटेरियल यूज्ड बाय इंडस्ट्रीज शुड बी चीप एंड इजी टू ट्रांसपोर्ट। अब देखो, वो काफ़ी चीप होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, और अच्छे से उसको ट्रांसपोर्ट किया जाए। तो रॉ मटेरियल जो कच्चा माल होता है, जैसे आपने दूध की इंडस्ट्री लगाई, तो उसके लिए आप नियर बाई जितने भी गांव होते हैं वहाँ से क्या करोगे, दूध लेकर आओगे। ठीक है, वो किसान वहाँ पे क्या करते हैं, जानवरों को पालते हैं, उनसे दूध निकाल कर आपको वो सेल कर देंगे। तो उसके लिए गांव तक एक तो ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, उनको ईजी आराम से ट्रांसपोर्ट किया जा सके, और दूध इतना सस्ता हो सके कि उसको आप वैल्यू देकर आप भी प्रॉफिट कमा सको। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जितने भी जो रॉ मटेरियल होते हैं वो काफ़ी सस्ते होने चाहिए। ठीक है, और सरलता से इजी टू ट्रांसपोर्ट, उनको अच्छे से ट्रांसपोर्ट किया जा सके। इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन चीप बल्की एंड वेट लॉजिंग मटेरियल। जैसे जितनी भी इंडस्ट्री जो होती हैं वो उनके अकॉर्डिंग होती हैं, जैसे बेस्ड ऑन चीप यानी कि सस्ते बल्कि भारी, सस्ते मूल्य और वजन घटने वाले जितने भी पदार्थ होते हैं, अयस्क होते हैं, उनके आधारित कच्चे माल के स्रोत और स्थल के समीप स्थित होते हैं। जैसे मैं बात करूं, कोई आपने अब जितनी भी जैसे मिल्क इंडस्ट्री की अपन बात करें, तो मिल्क जो है ना, जैसे गुजरात और राजस्थान, और हम बात करें साउथ में भी जो है ना काफ़ी फैला हुआ ये अपने आप में एक इंडस्ट्री है। तो वहाँ पे जैसे गुजरात के अंदर जैसे अमूल का आप ले सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, नियर बाई जो किसान है वो पशुपालन करते हैं, इसके लिए जो कच्चा माल उनके लिए क्या है, दूध ही है। तो वो दूध को एक्सेस अच्छे से कर पाते हैं। अब एक चीज़ बताओ आप मेरे को कि हमारा जो डेजर्ट है, जिसको हम थार डेजर्ट बोलते हैं, वहाँ पे मिल्क की इंडस्ट्री लगाई जा सकती है क्या? नहीं लगा सकती, बिकॉज वहाँ पे क्या है, नियर बाई हमें रॉ मटेरियल अच्छे से मिल ही नहीं पाएगा। तो उस किसी भी इंडस्ट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे नियर बाई कच्चा माल अवेलेबल अच्छे से हो पाए और सस्ता मिले। ठीक है, उसका वजन इतना नहीं हो कि जिसको ट्रांसपोर्ट करने में ज़्यादा कॉस्ट खर्च करनी पड़ती हो। तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो कच्चे माल होते हैं ना, वो उस जहाँ पे इंडस्ट्री है उसके नियर बाई एरिया में ही होना चाहिए। तो ये एक्सेस टू रॉ मटेरियल यानी कि हमारी कच्चे जितने भी माल होते हैं वहाँ तक पहुँच होना काफ़ी कंपलसरी है। ठीक है, जैसे हम बात करें यहाँ पे एग्जांपल है, और लोकेटेड क्लोज टू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल सच एज स्टील। अब जैसे स्टील के जितने भी प्लांट हैं, तो रॉ मटेरियल के नियर बाई स्टील के प्लांट हैं। जैसे हम बात करें झारखंड और छत्तीसगढ़, हमारा इंडिया का जो एरिया है, जैसे मैं आपको इंडिया का मैप यहाँ पे दिखाऊं, तो यहाँ पे जितनी भी इंडस्ट्री है झारखंड छत्तीसगढ़, तो वहीं से आयरन ओर निकलता है। तो उनके लिए स्टील प्लांट के लिए कच्चा माल क्या हो गया, आयरन ओर। तो आयरन ओर जो है कहाँ से निकलता है, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा से निकलता है। तो उनके लिए जो है ना मोस्ट ऑफ जो स्टील प्लांट है वो वहीं पे लगे हुए हैं, जैसे टाटा नगर, जमशेदपुर, ठीक है, भिलाई, दुर्गापुरा, तो उन्हीं के वहाँ पे नियर बाई लगे हुए हैं। जैसे स्टील प्लांट के लिए कोल जो है ना अपने आप में रॉ मटेरियल होता है, कोल यानी कि कोयला। तो कोयला भी कहाँ निकलता है, मोस्टली जो है ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और झारखंड में ही निकलता है। तो उसके लिए सेकंड रॉ मटेरियल क्या हो गया, कोल, तो वो भी वहीं निकलता है। तो मोस्ट ऑफ जो स्टील के प्लांट हैं वो इंडिया के ईस्टर्न साइड ही हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें शुगर इंडस्ट्री, अगर शुगर इंडस्ट्री जैसे वेस्टर्न यूपी, फिर हरियाणा के अंदर और पंजाब के अंदर देखने को मिलती हैं, और फिर महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलती हैं। तो शुगर इंडस्ट्री मोस्टली क्यों मिलती हैं, क्योंकि वहीं पे सबसे ज़्यादा शुगर केन का प्रोडक्शन होता है। गन्ने का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, यूपी, बिहार, ठीक है, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलता है। तो मोस्ट ऑफ इंडस्ट्री भी वहीं है। ऐसा नहीं है कि राजस्थान के अंदर गन्ना होता ही नहीं है और वहाँ पे हमने इंडस्ट्री लगा ली, तो हमें जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा पड़ेगी यहाँ पे, और हमारा जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी महंगा हो जाएगा, तो कोई खरीदेगा नहीं। तो इसीलिए जितने भी प्लांट होते हैं वो रॉ मटेरियल के नियर बाई ही लगाते हैं। ठीक है, जैसे सीमेंट हो गया, तो सीमेंट जैसे राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, तो सीमेंट की फैक्ट्री यहाँ पे क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो सीमेंट के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है, जैसे हम बात करें लाइम स्टोन हो गया, ठीक है, और ये जो है लाइम स्टोन पत्थर वगैरह जो है इजीली राजस्थान के अंदर अवेलेबल हो जाते हैं। इसलिए सीमेंट जो इंडस्ट्री है मोस्ट ऑफ लोकेटेड इन राजस्थान एंड गुजरात रीजन। सो
तो यहाँ पे वाइटल फैक्टर्स फॉर द इंडस्ट्री बी लोकेटेड क्लोजर टू सोर्स ऑफ द रॉ मटेरियल। तो इसलिए जो है ना मोस्ट ऑफ जो इंडस्ट्री हैं वो रॉ मटेरियल के नियर बाई होती हैं। एग्रो प्रोसेसिंग एंड डेयरी प्रोडक्ट्स आर प्रोसेस्ड क्लोज टू द सोर्स ऑफ द फॉर्म्स प्रोड्यूस मिल्क सप्लाई रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे जितने भी, जैसे हम बात करें कृषि से रिलेटेड या फिर डेयरी उत्पाद जितने भी होते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि जितने भी डेयरी से बने हुए जो जितने भी उत्पाद होते हैं वो नियर बाई जो है ना वो रॉ मटेरियल नियर बाई ही इंडस्ट्री उनकी सेटअप होती हैं। कृषि उत्पाद और क्षेत्रों में दुग्ध आपूर्ति स्रोतों के समीप ही संसाधित किए जाते हैं। जितनी भी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री देखोगे या फिर जो मिल्क की इंडस्ट्री देखोगे, वो जहाँ से उनको रॉ मटेरियल मिलता है वहीं पे उनकी इंडस्ट्री सेटअप होती हैं। सो सेकंड फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेस टू रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग ही इंडस्ट्री सेटअप होती है। सो देयर आर थर्ड फैक्टर इज एक्सेस टू लेबर सप्लाई। अब देखो किसी भी इंडस्ट्री के चलाने के लिए जो श्रमिक होते हैं ना वो उन वहाँ तक पहुँच काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने फैक्ट्री लगा ली और उसमें काम करने के लिए श्रमिक है नहीं, लेबर है नहीं, तो आपकी क्या इंडस्ट्री चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। तो इसके लिए काफ़ी ज़रूरी है कि हमारी लेबर तक, हमारी जो लेबर सप्लाई है वो अच्छे से हो पाए। उसी से जो है ना हम क्या कर पाएंगे, चीज़ों को प्रोड्यूस कर पाएंगे। सो लेबर सप्लाई इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दी लोकेशंस ऑफ इंडस्ट्री। सम टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्टील रिक्वायर स्किल्ड लेबर। अब कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं कि जहाँ पे आपको स्किल्ड लेबर की आवश्यकता होती है। जैसे मैं बात करूँ, आपने जैसे सॉफ्टवेयर की कोई कंपनी बनाई, अब उसके लिए आपको इंजीनियर्स की ही नीड पड़ेगी। ठीक है, तो आप जो है ना एक बेसिक जो है ना एजुकेशन एकेडमिक रिकॉर्ड रखने वाले आदमी को आप हायर नहीं करोगे, आपको क्या चाहिए? इंजीनियर की ही नीड पड़ेगी। तो वहाँ पे आप स्किल्ड लेबर की जो है ना रिक्वायर आपको चाहिए। आप इंजीनियर नहीं रखोगे तो आप सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट नहीं कर सकते हो, प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए कुछ इंडस्ट्री ऐसी हैं जहाँ पे स्किल्ड लेबर जो अपने आप में कौशल रखते हैं। जैसे आप स्कूल है, स्कूल के अंदर आप टीचर हायर करते हो, तो टीचर हायर करने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए? बीएड की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, बीएड की डिग्री होनी चाहिए या फिर इसके अलावा और भी जो क्वालिफिकेशन होती हैं वो होनी चाहिए। आप किसी भी 12th पास बच्चे को जो है ना एक अपने आप में टीचर के लिए हायर नहीं करोगे, बिकॉज उसके पास क्या नहीं है? स्किल नहीं है, उसको टीचिंग कराने का जो नॉलेज होता है वो नहीं है। तो अपने आप में किसी भी चीज़ को जो है ना लेबर कैसी चाहिए? स्किल्ड चाहिए। कुछ इंडस्ट्रीज़ के अंदर कुछ जो है ना, जैसे हम बात करें जो हैंडमेड इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो घर पे हम किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उनके लिए जो है ना इतनी लेबर स्किल की नीड नहीं होती। तो वहाँ पे हम एक जो बेसिक लेबर होती है उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, सो इंक्रीजिंग मशीनाइजेशन, ऑटोमेशंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस हैव रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑफ इंडस्ट्री अपॉन द लेबर। अब देखो आज की जो इंडस्ट्री है ना वो मोस्ट ऑफ मशीन्स के ऊपर काम करती है, यानी कि रोबोटिक और कंप्यूटर कंट्रोल जो है ना इंडस्ट्री सेटअप हो चुकी है ऑल ओवर दुनिया के अंदर। वहाँ पे ऑटोमेशन आ गया है कि यानी कि जो मशीन्स होती है ना वो अपने आप से ही काम करती हैं अकॉर्डिंग टू एआई। ठीक है, यानी कि एआई को भी इसमें शामिल कर सकते हैं, यानी कि स्वचालित जो मशीनें हैं अपने आप से काम करने वाली मशीनें आ गई हैं और काम करने में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी आ गई है। जो काम पहले 100 श्रमिक करते थे, 100 लेबर करती थी, आज वो 1 घंटे में ही एक मशीन कर सकती है। तो यहाँ पे क्या आ गई? फ्लेक्सिबिलिटी आ गई और यहाँ पे इफ़िशियंसी भी बढ़ गई काम की। पहले जो है ना श्रमिक जो है ना वो स्ट्राइक वगैरह पे चले जाते थे। ठीक है, वो काम नहीं कर पाते थे या किसी प्रकार को किसी को डिजीज़ हो गई और काम बीच में रुक जाता था। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, ठीक है, इफ़िशियंसी नहीं थी काम के अंदर। बट मशीनाइजेशन होने से, ऑटोमेशन आने के बाद जो काम के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी और इफ़िशियंसी आई है उन्होंने श्रमिकों की संख्या घटा दी है। इंडस्ट्री के ऊपर जो डिपेंडेंसी थी लेबर की वो अपने आप में क्या कर दी? घटा दी है। ठीक है, फिर भी कुछ प्रकार के उद्योगों में अब भी कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो ये आपको ध्यान करना है कि कुछ ये ऑटोमेशन या फिर मशीनाइजेशन होने के कारण, मशीनरी आने के बाद जो है ना कुछ श्रमिकों की संख्या घटी तो है, लेकिन फिर भी जो है ना कई काम ऐसे होते हैं जो श्रमिकों के बिना नहीं किए जा सकते। तो उनके लिए हमें लेबर की सप्लाई जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहीं पे फोर्थ फैक्टर इज एक्सेस टू सोर्स ऑफ एनर्जी। किसी भी इंडस्ट्री चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? सोर्स चाहिए, एनर्जी। ठीक है, यानी कि मशीन्स को चलाने के लिए लाइट वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ठीक है, जैसे लाइट चली गई तो हमारे पास जनरेटर वगैरह अवेलेबल होना चाहिए, जिससे हम जो एनर्जी सप्लाई है वो कंटिन्यू रख पाएँ और हमारे प्रोडक्शन में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो यहाँ पे हमारा जो सोर्स है एनर्जी का, वहाँ तक हमारी पहुँच होनी चाहिए, एक्सेस टू सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे क्या बता रहा है? इंडस्ट्रीज विच यूज मोर पावर आर लोकेटेड क्लोज टू सोर्स ऑफ द एनर्जी। जहाँ पे
सोर्स ऑफ एनर्जी है मोस्टली, तो वहीं पे जो है ना मोस्टली इंडस्ट्री क्या है सेटअप हो पाती हैं। जहाँ पे एनर्जी अच्छे से नहीं जो सप्लाई होगी तो वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप नहीं होगी। तो इसके लिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया है, जैसे उद्योगों जिनमें शक्ति अधिक की आवश्यकता होती है वे ऊर्जा के स्रोतों के समीप ही लगाए जा सकते हैं, लाइक दी एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। तो एल्यूमिनियम की इंडस्ट्री होती है, उनके लिए एनर्जी जो सप्लाई होती है वो बहुत ही ज़्यादा चाहिए होती है। तो इंडस्ट्री जो एल्यूमिनियम की लगती है वो हमेशा एनर्जी जहाँ से ज़्यादा मिलेगी उनके नियर बाई एरिया के अंदर ही मिलेगी आपको, ठीक है। तो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री कहाँ पे सेटअप करनी चाहिए, जहाँ पे हमें एनर्जी ज़्यादा मिल पाए, ठीक है। सो अर्लियर कोल वॉज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। पहले क्या होता था, एनर्जी प्राप्त करने के लिए हम किसके ऊपर डिपेंड थे, कोयले के ऊपर। कोयले को जलाकर जो है ना हम क्या करते थे, बिजली वगैरह या फिर एनर्जी प्राप्त करते थे। बट टुडे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड पेट्रोलियम्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द मैनी इंडस्ट्रीज। आज जो है ना हम किसी भी चीज़ की इंडस्ट्री जो है घर पे भी लगा लेते हैं, बिकॉज हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो पानी से बनने वाली जो बिजली होती है, बड़े बड़े डैम बनाकर हम क्या करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो उसकी जो डिमांड है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और कोल के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो ख़त्म होती जा रही है। आज जो है पेट्रोलियम से भी हम क्या चला लेते हैं, बहुत वेरियस टाइप की जो है इंडस्ट्री चल रही है, ठीक है। अब जैसे पहले जो है ना हम कोयले के ऊपर ही डिपेंड थे फुल्ली, बट धीरे धीरे हमने पानी से बिजली बनाना चालू किया, उसके बाद में पेट्रोलियम की काफ़ी इंपॉर्टेंस, और आजकल जो है ग्रीन एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई। जैसे हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं दिन ब दिन, ठीक है। जैसे हम बात करें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सारे क्या हैं सोर्स ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। तो यहाँ से आज जो है ना डिपेंडेंसी धीरे धीरे कोल के ऊपर ख़त्म होती जा रही है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और सोलर एनर्जी ये जो है अपने आप में क्या काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स हैं एनर्जी के, और काफ़ी इंडस्ट्री जो है मैनी इंडस्ट्री डिपेंडेंट ऑन दिस, ठीक है। तो इनके ऊपर काफ़ी इंडस्ट्री डिपेंड करती हैं। तो ये काफ़ी फैक्टर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वहाँ तक हमारी एक्सेस होना ज़रूरी है। फिर है एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। अब देखो किसी भी चीज़ के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की काफ़ी नीड पड़ती है। यहाँ पे आपने दूध की फैक्ट्री लगा ली, अब दूध को कहाँ से आपके पास दूध आएगा, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए। आपके श्रमिक यहाँ से आ रहे हैं तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए। आपने जो प्रोडक्ट बना लिया उसको मार्केट तक पहुँचाने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, ठीक है। आपके कोई टूल्स ख़राब हो गए उसको दिखाने के लिए मार्केट में आप ले जा रहे हो तो उसके लिए भी आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो परिवहन होता है, ट्रांसपोर्ट क्या होता है परिवहन, तो परिवहन की काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपको आपके पास जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए। और किसी भी इंडस्ट्री के लिए अगर ट्रांसपोर्ट जो है ना नहीं रहेगा तो वो इंडस्ट्री जो है अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगी। सो स्पीडी एंड इफिशिएंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ टू कैरी रॉ मटेरियल टू द फैक्ट्रीज एंड मूव फिनिश्ड गुड टू द मार्केट एंड इनिशियल फॉर द डेवलपमेंट फॉर इंडस्ट्री। अब देखो कच्चे माल को अपने फैक्ट्री तक लाने के लिए और बने हुए प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट माना गया है किसी भी डेवलपमेंट इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए। द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्ले ए इम्पोर्टेंट रोल इन लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री यूनिट। अब देखो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, जैसे कोई इंडस्ट्री आपने यहाँ पे सेटअप करी, अब आपका रॉ मटेरियल है, जैसे आपने राजस्थान के अंदर कोई इंडस्ट्री सेटअप करी, अब आपका रॉ मटेरियल जो है वो महाराष्ट्र से आ रहा है, तो महाराष्ट्र से आते आते उसकी जो कॉस्ट है वो अपने आप में क्या हो जाएगी हाई हो जाएगी, और आपका जो प्रोडक्ट जो बनेगा आप जो मार्केट में उतारोगे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हाई हो जाएगी। अब कोई वैल्यू जो है ना लो वैल्यू के अंदर मार्केट में अवेलेबल है ऑलरेडी, तो आपका प्रोडक्ट क्यों लेंगे भाई, वो है कि नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री जो है ना यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर भी डिपेंड करती है। आपका रॉ मटेरियल जो है ना नियर बाई होना चाहिए जिससे ट्रांसपोर्टेशन है उसकी कॉस्ट घटे और जो है ना इजी जो है आप मार्केट में सप्लाई कर पाओ, ठीक है। तो जो मोर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्ले ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे निभाता है परिवहन, यानी कि साधन जो ना ले जाने के लिए और लाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, ठीक है, किसी भी इंडस्ट्री के लिए। वहीं पे वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका हैव ए हाईली डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अब देखो जो वेस्टर्न यूरोप है, पश्चिमी यूरोप है और ईस्टर्न अमेरिका जैसे यहाँ पे न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन जितने भी सिटीज़ हैं, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटीज़ हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सॉलिडिटी है वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे इजीली जो है
क्या है वहाँ पे इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, तुरंत जो है मार्केट तक सप्लाई हो जाती है और तुरंत ही रॉ मटेरियल जो है इंडस्ट्री तक लाया जा सकता है। सो वहाँ पे जो हाईली क्या है डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम देखने को मिलता है, विच हैव ऑलवेज इंड्यूस्ड द कंसंट्रेशंस ऑफ इंडस्ट्रीज दिस एरिया। यानी कि वो क्या करता है, वो अत्यधिक परिवहन तंत्र विकसित होने के कारण सदैव इन क्षेत्रों में उद्योगों का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। सो मॉडर्न इंडस्ट्री इज द इनसेपरेबली टाइड टू द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो यहाँ पे क्या है, आधुनिक जो उद्योग है वो अपने आप में परिवहन तंत्र से जुड़े हुए हैं। इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशंस लीड टू इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रीजनल स्पेशलाइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पे ये क्या बताना चाह रहा है कि किसी भी देश के लिए जो परिवहन होता है वो अपने आप में किसी भी देश की आर्थिक विकास और विनिर्माण की प्रादेशिक यानी कि स्पेशलाइजेशन को शो करता है उसने। यानी कि किसी भी देश के अंदर यदि ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है तो वहाँ पे ये हमें पता लग जाता है कि उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है और रीजनल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहाँ पे किस प्रकार से देखने को मिलता है। तो किसी भी देश के लिए या इंडस्ट्री के लिए ट्रांसपोर्टेशन का होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में कम्युनिकेशन, यानी कि हमारे पास इंटरनेट की फैसिलिटी है कि नहीं है, हम चिट्ठी पत्री या फिर किसी प्रकार के मैसेज जो डिलीवर करने होते हैं, मैसेज जो होते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके लिए भी जो फैसिलिटी होती है कम्युनिकेशन फैसिलिटी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। सो कम्युनिकेशन इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट नीड टू इंडस्ट्रीज फॉर द एक्सेस एंड मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो हमारी जैसे इंडस्ट्री के अंदर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप जो है ना इन्फॉर्मेशन को मार्केट तक पहुंचा पा रहे हो नहीं पहुंचा पा रहे हो, आपके पास इंटरनेट की सुविधा है कि नहीं है, चिट्ठी पत्री यानी कि मैसेज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए जो है ना इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए या एक्सचेंज करने के लिए कम्युनिकेशन का होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी इंडस्ट्री सेटअप के लिए कम्युनिकेशन का होना काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। सो गवर्नमेंट पॉलिसी, नेक्स्ट कौन सा है, गवर्नमेंट की पॉलिसी। ठीक है, तो ये भी क्या करती है, किसी भी इंडस्ट्री को अफेक्ट डाल सकती है। जैसे किसी भी देश के अंदर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अच्छी होंगी तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ इंडस्ट्री सेटअप देखने को मिलेगा, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्री जो होती है वो वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगी। और किसी देश के अंदर यदि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ख़राब हैं, जैसे पाकिस्तान की हम बात करें, सीरिया की बात करें, तो वहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट जितने भी होते हैं, जो उद्योगपति होते हैं, वो इंडस्ट्री सेटअप करने से पहले 20 बार सोचते हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट सपोर्ट करेंगी कि नहीं करेंगी। वहाँ पे पॉलिटिकल अनरेस्ट है, वहाँ पे टर्मोइल चलते रहते हैं, सिविल वॉर की घटनाएं होती रहती हैं। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी देश में इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। ठीक है, सो गवर्नमेंट अडॉप्ट रीजनल पॉलिसीज टू प्रमोट बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड हैंस सेटअप इंडस्ट्रीज इन पर्टिकुलर एरिया। तो जो संतुलित आर्थिक विकास होता है, बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, वो विकास हेतु सरकार प्रादेशिक नीतियाँ जो है रीजनल पॉलिसीज अपनाती है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, स्पेशल क्षेत्र होते हैं वहाँ पे उद्योगों की स्थापना की जाती है। जैसे हम बात करें, हम गवर्नमेंट जो होती है ना, इंडियन जैसे गवर्नमेंट की बात करें हम, ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ एरिया चिन्हित कर रखे हैं, वहाँ पे वो फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करवाती है कि जैसे हर एक सिटीज़ के अंदर गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि हमने यहाँ पे ये एरिया सेलेक्ट किया है कि यहाँ पे आप इंडस्ट्री लगा सकते हो, आपको जो है ना कुछ सब्सिडी भी मिलेगी, कुछ ज़मीनें जो है वो आपको सब्सिडी के ऊपर प्रोवाइड करवा देंगे हम। ठीक है, तो गवर्नमेंट रीजनल पॉलिसीज़ बनाती है कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप हो पाए। ठीक है, तो गवर्नमेंट की इंडस्ट्री सेटअप के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अच्छी रहेंगी तो वहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा लगेंगी, और यदि किसी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ख़राब है तो वहाँ पे जो इंडस्ट्री है वो कम देखने को मिलती है। नेक्स्ट है एक्सेस टू एग्लोमरेशंस एंड इकोनॉमिक्स लिंक्स बिटवीन द इंडस्ट्री। अब देखो इसका मीन्स क्या हुआ, एग्लोमरेशन जो होता है यानी कि किसी भी जो दूसरी जैसे यहाँ पे हमने बात करी एक मिल्क इंडस्ट्री है और यहाँ पे जो है दूसरी जो है वहाँ पे हम दूसरी को किसकी माने, तो यहाँ पे हम दूध के लिए जो है ना जो और कोई प्रोडक्ट मान सकते हैं, तो दूसरी इंडस्ट्री यहाँ पे। अब मिल्क इंडस्ट्री के लिए ये इंडस्ट्री जो है यानी कि ये ए हो गई और ये बी हो गई। ठीक है, तो ए के लिए
बी इंडस्ट्री किस प्रकार से हेल्प कर सकती है, यही अपने आप में लिंक बिटवीन इंडस्ट्रीज़ है। तो यहाँ पे यानी कि दोनों कंपनियों का या दोनों इंडस्ट्रीज़ का आपस में लिंक होना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे यहाँ पे किसी प्रकार ये टूल्स इंडस्ट्री है और ये है मिल्क इंडस्ट्री। अब यहाँ पे किसी भी मशीनरी ख़राब होने पर ये इंडस्ट्री तुरंत इन्फॉर्मेशन इसको भेजेगी कि हमारे पास फिलिंग मशीन जो है वो ख़राब हो गई, आप हमें सहायता करो। तो ये बी वाली जो है वो ए को सपोर्ट करेगी और आपस में जो है ना इनकी बॉन्डिंग चलती रहेगी और इंडस्ट्री जो है काफ़ी लंबे समय तक काम करती रहेंगी। तो यहाँ पे आपस में यानी कि उनकी क्या होनी चाहिए, आपस में उनका मध्य संबंध होना चाहिए, लिंक होना चाहिए। तो मैनी इंडस्ट्री बेनिफिट फ्रॉम नियरनेस टू दी लीडर इंडस्ट्री। अब जो बड़ी बड़ी लीडर इंडस्ट्री होती हैं वो छोटी इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी सपोर्ट कर सकती हैं। तो आपस में उनका लिंक जो होना है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, तो बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनके नियर बाय छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं वह सर्वाइव कर जाती हैं। क्यों कर जाती हैं? क्योंकि उनको किसी प्रकार की नीड होती है तो वो इससे हेल्प ले सकती हैं। ठीक है, तो ये जो है ना बड़ी इंडस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। लीडर इंडस्ट्री एंड अदर इंडस्ट्री उनकी हेल्प करती हैं। दीज बेनिफिट्स आर टर्म्ड एज दी एग्लोमेरेशंस इकोनॉमिक। उसी को क्या बोला जाता है? एग्लोमेरेशंस इकोनॉमिक बोला जाता है। यानी कि इसको क्या बोला जाता है? समूहन अर्थव्यवस्था, यानी कि समूह के अंदर काम करना, समूहन अर्थव्यवस्था। समूहन अर्थव्यवस्था ये होती है कि आपस में जितनी भी जो इंडस्ट्री होती है वो आपस में मिलकर काम करें, समूह के अंदर काम करें, एक दूसरे की हेल्प करें। ठीक है, वहीं पे सेविंग आर दी ड्राइव्ड फ्रॉम दी लिंकेज विच एग्जिस्ट बिटवीन डिफरेंट इंडस्ट्री। तो यहाँ पे विभिन्न उद्योगों के मध्य क्या पाई जाती है? एक श्रृंखला के अंदर कुछ बेनिफिट भी मिलता है और यानी कि कुछ वो सेविंग भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 फैक्ट्रीज़ हैं, इसको किसी प्रकार की नीड पड़ी तो ये तुरंत हेल्प ले लेगी, तो इसकी जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी बच जाती है, वो सेविंग कर सकती है यहाँ पे। तो इंडस्ट्रीज़ की कुछ बचत भी होती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ फैक्टर थे जो किसी भी इंडस्ट्री को क्या करते हैं? इफेक्ट डालते हैं। तो यहाँ पे हमने कौन कौन सी फैक्टर्स के बारे में बात कर ली। पहला तो था एक्सेस टू मार्केट, सेकेंड इज एक्सेस टू रॉ मटेरियल, थर्ड इज एक्सेस टू लेबर सप्लाई, फोर्थ इज एक्सेस टू सोर्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, फिफ्थ इज एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशंस ऑफ फैसिलिटीज़, सेवंथ इज गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और एट्थ इज एक्सेस टू एग्लोमरेशंस इकोनॉमिक्स एंड लिंक्स बिटवीन द इंडस्ट्रीज। तो ये सारे जो हैं ये फैक्टर्स हैं जो किसी भी इंडस्ट्रीज़ को क्या करते हैं? अफेक्ट डालते हैं, इन्फ्लुएंस डालते हैं। अब हम बात करते हैं फुट लूज इंडस्ट्रीज। ये क्या होती हैं? बेसिक भाषा में मैं आपको बताऊं तो फुट लूज इंडस्ट्री वो होती हैं जिनको कहीं भी सेटअप किया जा सकता है, किसी भी मार्केट की नीड नहीं पड़ती, वो पोल्यूशन नहीं करती हैं, उनको किसी भी टूल्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती हैं, उनको हैंडमेड किया जा सकता है कि हाथों से बनाया जा सकता है और उनको कहीं भी लगाया जा सकता है। दैट इज़ फुट लूज इंडस्ट्री। अब देख लेते हैं थोड़ी सी थ्योरेटिकली। तो यहाँ पे ये बता रहा है फुट लूज इंडस्ट्रीज कैन बी लोकेटेड इन ए वाइड वेराइटी ऑफ पैलेसेज। उनको कहीं भी स्वच्छंद, इनको देखो हिंदी में बोलते हैं स्वच्छंद उद्योग, यानी कि उनको कहीं भी लगाया जा सकता है, कहीं भी इनको सेटअप किया जा सकता है। इट्स ए वाइड वेराइटी ऑफ पैलेसेज, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑफ एनी स्पेसिफिक रॉ मटेरियल। वो किसी भी रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं। ठीक है, वेट लूजिंग और अदरवाइज, यानी कि ना तो उनको वेट लूजिंग का खतरा है और ना किसी अन्य प्रकार का। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको ध्यान करना है। दे लार्जली डिपेंड ऑन द कंपोनेंट्स पार्ट्स विच कैन बी ऑब्टेन्ड एनीवेयर। वो कुछ पार्ट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं जो कहीं भी इजीली जो है एनीवेयर अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि यह उद्योग जो है ना संगठक जो पुर्जे होते हैं उन पर निर्भर रहते हैं जो कहीं से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इसमें जो है ना दे प्रोड्यूस इन स्मॉल क्वांटिटी एंड ऑल्सो एम्प्लॉय ए स्मॉल लेबर फोर्स। अब देखो ये जो छोटे फुट लूज इंडस्ट्रीज होती हैं वो क्या करती हैं? स्मॉल क्वांटिटी प्रोड्यूस करती हैं, छोटी छोटी चीज़ें बनाती हैं, ज़्यादा क्वांटिटी ये नहीं बना पाती हैं। छोटे छोटे फूड लूज इंडस्ट्री इसलिए बोला जाता है क्योंकि ज़्यादा स्मॉल लेवल के जो छोटे छोटे क्वांटिटी के ऊपर चीज़ें बनाती हैं। इसके अंदर जो है ना लेबर भी इतनी नहीं होती है, तो एम्प्लॉयज़ भी इसके अंदर कम ही काम करते हैं। दे आर जनरली नॉट पोल्यूटिंग इंडस्ट्री। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन कर सकते हो कि ये जो है ना पोल्यूशन नहीं फैलाती हैं। यदि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया कि विच इंडस्ट्री आर नॉट जनरेट
पॉल्यूशन। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो कि जो फुटलूज इंडस्ट्री होती हैं वो पॉल्यूशन नहीं करती हैं, तो ये आपको ध्यान करना है। द इम्पोर्टेंट फैक्टर इन देयर लोकेशन एक्सेसिबिलिटी ऑफ रोड नेटवर्क। अब देखो इनके लिए जो है ना, इनकी स्थापना में महत्वपूर्ण कारक सड़कों के जाल द्वारा अभिगम्यता होती है, यानी कि इनके लिए जो सड़कें होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। तो फुट लूज इंडस्ट्री ऐसी होती है जिनको कहीं भी सेटअप किया जा सकता है, ये पॉल्यूशन नहीं करती हैं, इनको ये किसी भी रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं है, इनके लिए जो ट्रांसपोर्ट होता है वो ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये हो गया यहाँ पे फुट लूज इंडस्ट्री। उसके बाद में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, यानी कि जो इंडस्ट्री होती हैं वो उनको किस प्रकार से क्लासीफाई कर रखा है, उनके किस प्रकार से टाइप्स हैं, ये यहाँ पे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। यहाँ तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।